हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस लॉ में टॉपिक कवर करने वाले हैं द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक एक्ट है जो कि इंडियन पार्लियामेंट इसे रेगुलेट करता है, चलाता है, जिसमें वो इंडिया में जो भी पार्टनरशिप हो रहे हैं उसको नियंत्रित करता है। ये कब आया? 1 अक्टूबर 1932 में, और इसमें बहुत सारे बदलाव आते गए, बहुत बार, सेवरल टाइम्स। ठीक है। ये एक्ट पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। फर्म में पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें उनके अधिकार और दायित्व शामिल होते हैं पार्टनर के उस पार्टनरशिप में। ठीक है। ये एप्लीकेबल हुआ पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इस एक्ट में पार्टनरशिप को डिफाइन किया है कि यह एक रिलेशन बनाता है बिटवीन पर्सन्स जो एग्री होते हैं कि वो एक दूसरे से प्रॉफिट शेयर करेंगे, और उसमें जो भी शामिल हो, चाहे पूरे ग्रुप शामिल हो, चाहे एक ही अकेला क्यों ना शामिल हो, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के उनमें एग्रीमेंट होती है। ठीक है। फिर इस एक्ट में पार्टनरशिप में एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट मतलब समझौता। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है, लाभ का बंटवारा। फिर कैरिंग ऑन ऑफ अ लॉफुल बिजनेस, मतलब व्यवसाय जो चल रहा है वो वैध होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स, भागीदारी की संख्या। फिर म्यूचुअल एजेंसी। फिर म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि पारस्परिक एजेंसी, मतलब म्यूचुअल मतलब आपसी जो रहता है वो म्यूचुअल कहलाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व इसमें शामिल है। ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये एक्ट, पहला ऑब्जेक्टिव जो है, ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लीगल फ्रेमवर्क मतलब कानूनी ढांचा प्रोवाइड करता है फॉर पार्टनरशिप, और ये इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए मैनेजमेंट में, पार्टनरशिप के फर्म में। ठीक है। It seeks to provide a mechanism for resolution of dispute among partners and between partners and third parties। इसमें ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें हम डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकें। जो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स आ रही है ना, मतलब विवाद आ रहा है, उसको ईजिली रिजॉल्व किया जा सके बिटवीन द पार्टनर के बीच में, या फिर थर्ड पार्टी में के साथ अगर कुछ डिस्प्यूट आ रही है तो उसको सॉल्व किया जा सके। फिर थर्ड है, द एक्ट ऑल्सो एम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी पार्टनर्स एंड टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट इन द पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे जो माइनॉरिटी पार्टनर्स मतलब अल्पसंख्यक पार्टनर्स रहते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट को भी प्रिवेंट किया जा सके पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है। फिर इट एनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप बाय प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि क्या एनकरेज करता है कि पार्टनरशिप बने, और कैसे बनेगा? लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा। लीगल फ्रेमवर्क मतलब कानूनी ढांचे के तहत पार्टनरशिप का फॉर्मेशन हो और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर मतलब साझेदारी हो, आपसी साझेदारी हो। Then advantages of registering a partnership under the Indian Partnership Act 1932 पढ़ते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है रजिस्टर करने का पार्टनरशिप में? तो पहले तो अगर रजिस्टर करते हैं तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर द एक्ट प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन इन द फर्म एंड द पार्टनर। अगर हम रजिस्टर करते हैं अपने पार्टनरशिप को तो हमें क्या हो जाएगा? लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। लीगल रिकॉग्निशन मतलब कि
कानूनी पहचान मिलेगी फर्म को और पार्टनर को, ठीक है। इट इनेबल्स द फर्म टू सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम एंड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करेगा, ये फर्म को अपने नाम पर मुकदमा करने और मुकदमा दायर करने और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए काबिल बनाता है, ठीक है। फिर इट प्रोवाइड्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू द कोर्ट्स। इसमें हम कोर्ट के थ्रू डिस्प्यूट्स को, मतलब विवाद को ईजिली सेटल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी बनाता है जो कि पार्टनर्स को अपने आप में डिस्टिंक्ट करता है, मतलब सेपरेट करता है, ठीक है। इट इनेबल्स द फर्म टू अवेल द वेरियस टैक्स बेनिफिट्स एंड अदर इंसेंटिव्स। और इस अगर पार्टनरशिप होगा तो फर्म को क्या होगा, कई सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे और बहुत सारे इंसेंटिव्स भी उनको मिलेगा जो कि एक लाभदायक है। देन काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप, पहला जनरल पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं। ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म। इसमें सभी पार्टनर को अनलिमिटेड लायबिलिटी मिलती है, मतलब अनलिमिटेड दायित्व मिलता है उस फर्म के डेट्स को लेकर के, ठीक है। फिर पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इनटू मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो पार्टनर है वो फर्म के मैनेजमेंट में अपना हिस्सेदारी पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सेदारी ले सकता है, ठीक है। पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सीवियरली लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनर या तो जॉइंटली यानी एक साथ या फिर अलग अलग तरीके से पार्टनरशिप के डेट को उन लोग शेयर करते हैं, ठीक है। अगर फर्म में कोई भी ऋण हो तो ये पार्टनर उसके लिए भी लायबल होंगे, ठीक है। जैसे कि ABC एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं और एक बिजनेस रन करते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो दोनों इक्वली शेयर होगा, ठीक है। अगर उसमें कोई ऋण आ रहा है फर्म में तो वो पार्टनर उसको पे करने के लिए लायबल है, ठीक है। यानी सभी पार्टनर इक्वली हकदार है। ये जनरल पार्टनरशिप हुआ। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें लिमिटेड से ही समझ में आ रहा है कि बहुत लिमिट, कम मात्रा में, है ना। वन और मोर पार्टनर हैव लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म। एक या उससे अधिक पार्टनर जो कि बहुत लिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं फर्म के ऊपर, ठीक है। पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटी आर नोन एज लिमिटेड पार्टनर्स। पार्टनर जो लिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब दायित्व, है ना, लिमिटेड रखते हैं, उनको लिमिटेड पार्टनर्स कहा जाता है। लिमिटेड पार्टनर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। लिमिटेड पार्टनर्स कभी भी फर्म के मैनेजमेंट में अपना हिस्सेदारी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जनरल पार्टनर्स में पहले वाले में देखे तो जनरल पार्टनर्स में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड दायित्व होती है, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी होती है और वो मैनेजमेंट में अपने हिस्सेदारी नहीं दे सकते। जैसे कि XYZ है, ठीक है, वो लिमिटेड पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें X और Y जो रहते हैं वो जनरल पार्टनर हो गए विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। X और Y का अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गया, लेकिन Z जो है वो लिमिटेड पार्टनर है और लिमिटेड लायबिलिटी है, तो Z क्या है, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता उस फर्म के। और X और Y क्या करेंगे, जॉइंटली और सेवरली लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। तो संयुक्त रूप से और अलग अलग रूप से भी पार्टनरशिप के लायक है X एंड Y। देन पार्टनर्स एट विल। विल मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। विल आपने सुना होगा
कि लोग अपने विल बना करके जाते हैं, किसको कितना ज़मीन जायदाद मिलेगा, वही विल है, पार्टनरशिप एट विल। अ पार्टनरशिप इन विच देयर इज़ नो फिक्स ड्यूरेशन, ऐसा पार्टनरशिप जिसमें कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है। एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप एट एनी टाइम, कोई भी पार्टनर कोई किसी भी समय वो फर्म को छोड़ के जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, ए एंड बी एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस एज अ पार्टनर्स फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, ठीक है। अदर ऑफ देम कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप एट एनी टाइम, ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए रहता है, मतलब वो कितने भी समय के लिए हो सकता है, और उन दोनों में से कोई भी एक अपने पार्टनरशिप से हट सकता है। फिर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म, फिक्स्ड टर्म मतलब सीमित समय अवधि के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ये पार्टनरशिप तब बनता है जब कुछ समय अवधि के लिए रहता है और कुछ स्पेशली प्रोजेक्ट रहता है, उसके लिए पार्टनरशिप होता है। तो ये फिक्स्ड टर्म रहता है, मतलब कि वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, अपना टाइम भी ओवर हो गया पार्टनरशिप का, ठीक है। पार्टनर कैन नॉट डिसॉल्व द पार्टनरशिप बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म और कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें पार्टनर क्या करता है कि वो अपने पार्टनरशिप को हटा नहीं सकता जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर एक्सपायरेशन डेट नहीं आ जाती, मतलब कि वो समय अवधि डिसाइड किया रहता है 5 साल या 10 साल। अगर वो 5 साल नहीं हुआ है तो वो अपने आप को उस पार्टनरशिप से हटा नहीं सकता, और या फिर उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक उसे रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी form a partnership for a period of 5 years to run a construction business. They cannot dissolve the partnership before the completion of 5 years. ABC एक पार्टनरशिप में 5 साल के पार्टनरशिप में वो ये सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ठीक है। जैसे कि रोड बनाना हो गया या डैम बनाना हो गया, वो 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो ABC जो है उन लोग मिल करके कर रहे हैं, ये उनका एग्रीमेंट है, ठीक है। तो उस समय अवधि तक वो इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते हैं जब तक 5 साल कंप्लीट ना हो जाए या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। फिर एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप के लिए क्या क्या ज़रूरी रहता है। पहले तो है एग्रीमेंट, सेक्शन 5 में, ठीक है। पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिलेशनशिप होता है, जिसमें एग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच में। एग्रीमेंट रिटन और ओरल फॉर्म दोनों में हो सकता है, लेकिन लीगली होना ज़रूरी है, ठीक है। द एग्रीमेंट शुड स्पेसिफाई द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टनर इंक्लूडिंग देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। एग्रीमेंट में उसका अधिकार और दायित्व, हर एक पार्टनर का अधिकार और दायित्व का मेंशन होना चाहिए। उसमें और क्या क्या मेंशन होना चाहिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कैपिटल मतलब पैसे जाएंगे, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखेंगे, कितना रेशो प्रॉफिट शेयर करेंगे, और ड्यूरेशन, कितने अवधि तक वो पार्टनरशिप चलेगा, ठीक है। इसमें एक केस था, इन द केस गोपाल दास वर्सेस पुरुषोत्तम उमेद भाई एंड कंपनी, द सुप्रीम कोर्ट held that the partnership agreement need not to be written and can be implied from the conduct of the parties. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है, और ये पार्टीज़ के आपसी समझौते पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, सेक्शन 13। अब पार्टनरशिप है तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयरिंग तो होगी ही प्रॉफिट की, तो ये एसेंस ऑफ पार्टनरशिप है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एसेंस ऑफ पार्टनरशिप मतलब साझेदारी का सार, है ना। तो द पार्टनर मस्ट एग्री ऑन द प्रोपोर्शन इन विच द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अमंग देम। पार्टनर्स जो रहते हैं वो पहले से एग्री हो जाते हैं कि इस प्रोपोर्शन में वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे आपस में,
है ना। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बी इक्वल और अनइक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो रहता है वो या तो समान हो सकता है या फिर अनइक्वल भी हो सकता है, जितना डिपेंड करता है। जैसे कि एक फर्म है, वो स्टार्ट हुआ और उसमें मान लो 75% ए लगा रहा है और 25% बी लगा रहा है, तो वो अपने एफर्ट के हिसाब से फिर उसका प्रॉफिट शेयरिंग भी वैसा ही होगा। जितना परसेंट उन्होंने लगाया उतना ही परसेंट उनकी प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो केस लॉ है इसमें। इन दिस केस मोहम्मद हनीफ एंड ANR वी मोहम्मद इकबाल एंड ORS। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट एब्सेंट है, ठीक है, तो प्रॉफिट जो हो रहा है पार्टनरशिप में वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए अमंग दी पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होगा प्रॉफिट। फिर बिजनेस सेक्शन 6 में आया है, पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। जब पार्टनरशिप कब बनेगा? जब वो लॉफुल हो, कानूनी रूप से हो, तभी पार्टनरशिप बनेगा। बिजनेस अगर कानूनी ना हो तो वो पार्टनरशिप अनलॉफुल में आ जाएगा। ठीक है, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन द व्यू ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट। बिजनेस को इस तरीके से रन करना है, कैरी आउट करना है कि वो प्रॉफिट जनरेट करे। पार्टनर्स कैन नॉट एंगेज इन एनी इलीगल और इमोरल एक्टिविटी। पार्टनर किसी भी अवैध और अनैतिक कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। फिर केस लॉ इन द केस ऑफ नंद किशोर वी MST वर्सेस MSTS Sovani. The court held that the partnership formed to carry on an illegal business is void ab initio and cannot be enforced in law. इसमें लिखा है कि पार्टनरशिप ऐसे कोई भी इलीगल पार्टनरशिप को वॉइड करार दिया गया है। ठीक है, शुरू से ही अगर वो इलीगल बिजनेस है तो उसका पार्टनरशिप बिल्कुल भी वैलिड नहीं है और वो लॉ के तहत नहीं आता, यानी कानून के तहत नहीं आता। फिर नंबर्स ऑफ पार्टनर सेक्शन 4। तो पार्टनरशिप में सबसे पहला तो ये चीज़ है कम से कम 2 पार्टनर तो होना ज़रूरी है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? 50 फॉर एनी बिजनेस, किसी बिजनेस के लिए, और बैंकिंग बिजनेस के लिए 20 होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक केस लॉ है। इन दिस केस लॉ नेशनल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस R लक्ष्मण एंड सन। इसमें क्या हुआ था कि द कोर्ट दैट अ पार्टनरशिप विथ मोर देन 20 पार्टनर्स। इसमें क्या हो गया था कि उनके पास 20 पार्टनर्स हो गए थे, 20 से भी ज़्यादा पार्टनर्स थे, वो भी बैंकिंग बिजनेस में। तो ये प्रोहिबिटेड है, मतलब कि ये ऐसा नहीं चलता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत एक बैंकिंग बिजनेस में 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, और ये केस उसी पे था क्योंकि वहाँ उस बैंक में 20 से ज़्यादा पार्टनर्स थे। फिर है म्यूचुअल एजेंसी सेक्शन 18। ठीक है, ईच पार्टनर इज़ एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। हर एक पार्टनर का फर्म के एजेंट के रूप में है दूसरे पार्टनर के साथ। ठीक है, द एक्ट ऑफ अ पार्टनर इज एन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाइंड द फर्म एंड द अदर पार्टनर। ये इसमें क्या होता है कि इस पार्टियों में आचरण से निहित किया जा सकता है, जैसे कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाइंड द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। ये ऑर्डिनरी कोर्स होते हैं जिसमें पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस को बांध के रखते हैं विथ अदर पार्टनर्स के साथ। म्यूचुअल मतलब कि एक पार्टी है वो दूसरे पार्टी के साथ अगर मिल करके कुछ कर रहे हैं तो म्यूचुअल में आते हैं। ठीक है, Partners can bind the firm even if they act outside the scope of the authority if the act is done to carry on the business of the firm। मतलब कि इसमें क्या होता है कि पार्टनर जो रहता है वो आउटसाइडर होकर के भी अपने अथॉरिटी को अच्छी तरीके से फर्म के लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है, जैसे कि केस लॉ हुआ था इन द केस ऑफ अशोका मार्केटिंग लिमिटेड वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक।
इसमें अदालत ने माना कि एक पार्टनर जिसके पास चेक पर साइन करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, ऐसा पार्टनर जिस पे चेक पर साइन करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह चेक जारी करके फर्म को फोर्स कर सकता है। वो क्या कर सकता है? चेक जारी करके फर्म को फोर्स कर सकता है। अगर यह एक्शन ज़रूरी है तो बिजनेस रन करने के लिए ये एक्शन देना पड़ता है, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है इस चीज़ पे। क्लियर है? तो ये म्यूचुअल एजेंसी हुई। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी सेक्शन 25। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि अनलिमिटेड दायित्व है ना, मतलब असीमित दायित्व। पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवियरली लायबल फॉर द डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। पार्टनर्स जो रहते हैं वो या तो संयुक्त रूप से या अलग अलग रूप से फर्म के लिए दायित्व हैं, ठीक है। उसमें जो भी चीज़ हो रहा है फर्म में, या तो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, उसके लिए पूरी तरीके से सभी पार्टनर उसमें दायित्व हैं। In case of default, creditors can recover the entire amount of any partner regardless of their profit sharing ratio. ऐसे डिफ़ॉल्ट केस में देखा जाए तो क्रेडिटर्स जो कि लेनदार होते हैं वो अपने पार्टनर से पूरा अमाउंट ले सकते हैं अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी हो, ठीक है। अगर कंपनी सही से रन नहीं कर रही है तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना पूरा पैसा ले लेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। जैसे कि केस लॉ हुआ था KL जौहर एंड कंपनी वर्सेस डिप्टी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के बीच में। तो इसमें क्या बताया गया? द कोर्ट हेल्ड दैट द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल विच मीन्स दैट द क्रेडिटर हैज़ द ऑप्शन टू रिकवर द एंटायर अमाउंट फ्रॉम एनी पार्टनर और फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली। इसमें उन्होंने बताया कि वो या तो संयुक्त रूप से और अलग अलग रूप से उस पार्टनरशिप के लायबल हैं, तो वो जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका ये हक बनता है कि वो पूरी तरीके से किसी भी पार्टनर से अपना पूरा अमाउंट ले सकते हैं या फिर जॉइंटली सभी पार्टनर से वो अपना अमाउंट ले सकते हैं। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार होते हैं, ठीक है। वो अपना अमाउंट किसी एक पार्टनर से ले सकते हैं या फिर जॉइंटली सभी पार्टनर से ले सकते हैं, संयुक्त रूप से सभी पार्टनर से ले सकते हैं। इसी को अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा गया है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।